GTV में मुजाहिद बिलवी आपको खुशामदीद करता है और आज सारा दिन टेलीविज़न की स्क्रीनों पर फिर हमारे हुकूमती वज़रा को एक बहुत बड़ा बयानिया मिल गया कि साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, जिनके बारे में खबर आई थी कि वो गुज़िश्ता जून से लापता हैं, वो एकदम से सामने आए और फिर उनका ये बयानिया आया जो मजिस्ट्रेट को दिया गया 164A के तहत बयान। आज़म खान का गालिबन 14 माह यानी इस हुकूमत को आए हुए हो गए हैं, 14 माह लग गए। और जैसे मैंने कहा कि जून में वो लापता थे, पहले वेयर अबाउट नहीं पता थे और अब अचानक ही कहा जाएगा कि वो आए अदालत में और फिर उन्होंने एक बयानिया पढ़ा, बड़ा मौसर बयानिया, बल्कि पूरा इल्ज़ाम था। और वो तमाम साबिक़ वज़राए आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, चीफ सिक्योरिटी अफसर हों, जब हुकूमतें तब्दीली के साथ ही जब वो बयानिया देते हैं तो उनकी याद ताज़ा हो गई। इस तरह के मजिस्ट्रेट के सामने बयान देते हैं, एतराफ़ जुर्म करते हैं, तो बड़ा मशहूर शेर भी एक मिसरा याद आ रहा है, शरीक जुर्म न होते तो मुखबरी करते। साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का कहना है कि ये साइफ़र प्री प्लान ड्रामा था जिसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। आपको यकीनन याद होगा कि इमरान खान ने जब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त अमेरिका के सफ़ीर को का एक लेटर जिसे साइफ़र कहा गया और जो यहाँ सेक्रेटरी ख़ारजा तक पहुँचा और फिर वो आज़म खान को दिया गया। आज़म खान कहते हैं मैंने इमरान खान साहब के हाथ में दिया, जब मैंने उनसे मांगा तो उन्होंने कहा ये कहीं गुम हो गया है। पूरी कहानी है इसके पीछे। और आज़म खान कहते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हक़ाइक़ छुपा कर साइफ़र का झूठा बयानिया तैयार किया। वो ये भी कहते हैं कि तहरीक एतमाद से बचने के लिए असल में साइफ़र को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। आज़म खान ये भी कहते हैं कि चेयरमैन इंसाफ ने साइफ़र से आवाम में ज़ाती सलामती, कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत का बीज बो दिया और ये सिर्फ सारा ड्रामा उन्होंने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए किया था। इस वक्त अगर आप देखें तो कमोबेश तहरीक इंसाफ के सरबराह पर 180 मुकदमा चल रहे हैं। जी हाँ, 180, बल्कि शायद कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, डबल सेंचुरी यानी 200 के करीब मुकदमात हो गए हैं। कोयटा में उसमें बड़ा मशहूर मुकदमा है कि एक वकील का कत्ल हुआ, उसके अलावा तोशाखाना केस है ही, 9 मई के साने के हवाले से बेशुमार केसेस हैं। लेकिन साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने 164 के तहत जो बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिया है, अब क्या सूरत हाल होगी इसके लिए हमने ज़हमत दी है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के माहिर कानून बैरिस्टर गौहर खान को। शुक्रिया बैरिस्टर साहब। पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो 164 है, मैं तो एक सियासत का भी और कानून का तो बिल्कुल ही इल्म नहीं, बल्कि सहाफ़त का भी तालिब इल्म समझता हूँ कि इस 164 के बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया, इसकी क्या आईनी कानूनी हैसियत है और इसकी बुनियाद को बनाकर कितना बड़ा मुकदमा ट्रिब्यूनल में पेश हो सकता है और इसके तहत क्या क्या कार्रवाई चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो सकती है। बैरिस्टर, रूटीन में एक्चुअली हमारे ज़ाबिते फौजदारी का एक तरीक़ाकार है और उसमें यह है कि जब FIR रजिस्टर हो जाती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर देती है और उनके हाथ में कुछ सही एविडेंस नहीं आता, समटाइम ऐसा होता है क्रिमिनल केसेस में कि जो जिसका कोई अजीज और कारिब का कोई कत्ल हुआ और उसको एविडेंस ना मिलता हो, लेकिन वो उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है अंडर सेक्शन 164 जो ये कहता है कि मैं प्लान के खिलाफ दावेदार हूँ। यूजुअली इसी केसेस में होता है। लेकिन 164 का तरीक़ेकार यही है कि वो उसने फ्री माइंड से दिया हो, वो इंडिपेंडेंट माइंड से दिया हो। अगर किसी बंदे को आप कई महीनों तक और कई हफ्तों तक और एक दिन तक भी अपने पास कस्टडी में रखो और वहां से उठा के सीधा आप मजिस्ट्रेट के पास ले जाओ और इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा लो, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये स्टेटमेंट उसकी मर्जी के मुताबिक है। वो खुद एक आज़ादी से छुटकारा हासिल करने के लिए किस किस्म का बयान रिकॉर्ड करता है, उसके बयान की कोई वक़्त नहीं होती अगर वो अपने आज़ाद मंशे से खुद अदालत में जाके, खुद पुलिस में जाके उसने ना कहा हो कि मेरी ये स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करें, मैं रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ।
नहीं, इस हद तक तो दुरुस्त है। खैर खान साहब, आपने कहा कि कई महीने से आज़म खान ज़ेर हिरासत थे। पहले तो कहा गया लापता थे, और अब जब आए तो उनको सीधा मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। आमतौर पर जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है 164 के तहत, उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी होती है, ये सवाल तो अब गालिबन हाई कोर्ट में आप जब जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, या ख़ुद फिर साइफ़र के हवाले से या दीगर मुकदमात के हवाले से कोई ट्रिब्यूनल बनेगा, तो फिर वहाँ जाकर ये हमारे आज़म खान ये कहेंगे ना कि ये सब जो उन्होंने इतना लंबा चौड़ा बयान दिया जो सारा दिन चलता रहा। क्या होगा अगला स्टेप बैरिस्टर गौहर? नहीं, तरीक़ेकार तो यही है कि क्रिमिनल केस बनाने के लिए समटाइम बाज़ गवाहों के बयानात अंडर सेक्शन 164 रिकॉर्ड की जाती है। अगर उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है तो वो एविडेंस का हिस्सा बनता है और उसको एक पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट ऐसी हो तो हर एक पीस ऑफ एविडेंस को अलग अलग लिया जाता है और कोर्ट यही देखती है कि इसकी कितनी वर्थ है, क्या ये रिलायबल है, क्या इंडिपेंडेंट है, क्या ये रेलेवेंट है, क्या ये लीगली एडमिसिबल है, क्या वो ये किसी और के इम्प्लिकेट करने के लिए और किसी जुर्म को साबित करने के लिए ये स्टेटमेंट काफ़ी है। अगर उसके बेस पे किसी और बंदे को अक्यूज बनाने की कोशिश की जाए और उसको अक्यूज बनाया जाए या उसको अरेस्ट करने की कोशिश की जाए, तो जब अदालत के सामने मुख्तलिफ पीसेज ऑफ एविडेंस रखे जाते हैं और उसमें से कोई ऐसी भी स्टेटमेंट हो जिस पे अक्यूज को इतराज़ हो, तो उसको जरूर कोर्ट देखती है कि क्या इसको स्टेटमेंट को बना के बंदे को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि अगर किसी बंदे को किसी वीक स्टेटमेंट पे गिरफ्तार करने की कोशिश भी की जाए तो अदालतें उनको रिलीज कर देती जब उस बंदे को कस्टडी के लिए कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। और रिसेंटली आपने देखा कई सारों बंदों को ऐसा रिलीज किया गया था क्योंकि उनकी स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं थी, तो लिहाजा उनको छोड़ दिया गया था। मैं नहीं समझता, जाती मेरा ख्याल है कि ये किसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये मैटर इनका इधर लोअर कोर्टों में ही खत्म होगा। एक और है बैरिस्टर बात कि वो जो हमारे यहाँ ज़रा सादा ज़बान में कहूँ कि शरीक जुर्म ना होते तो मुखबिरी करते। अब मसलन ये कई माह लापता होने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, खुद इनकी क्या हैसियत है? मसलन इन्होंने ख़ुद तो मेरे ख्याल में ना 9 मई के वाक़े में कोई मुलविस होंगे ये, ना कोई जुर्म कर रहे होंगे, तो इनकी इसके मायने अब ज़मानत भी हो जाएगी, क्या बरी भी हो जाएंगे, या वो जेल में रहेंगे, हिफाजत में रहेंगे उसकी? खुद आज़म खान साहब की क्या पोजीशन होगी बैरिस्टर? नहीं, हमारे कानून के मुताबिक यही है कि अगर एक अक्यूज्ड है और वो दूसरे अक्यूज्ड के खिलाफ स्टेटमेंट देता है तो वो तो उसके दूसरे अक्यूज्ड के खिलाफ काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसी किस्म का स्टेटमेंट देता है कि वो एक्सकल्पेटरी भी है, इनकल्पेटरी भी है, वो अपने आप को बेगुनाही का भी जिक्र करता है और गुनाहगार होने का भी जिक्र करता है, उसको पूरी स्टेटमेंट को पढ़ा जाता है। तो जहाँ तक उस स्टेटमेंट देने वाले के हद तक ताल्लुक है, कानूनी तौर पर उस बंदे के खिलाफ तो कार्रवाई की जा सकती है, प्रोवाइड कि इसको ये कन्फेशन माना जाए। लेकिन अगर वो कन्फेशनल स्टेटमेंट के ज़मरात में नहीं आता और पूरा नहीं करता, फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि कोर्ट यही समझती है कि उससे ये बयान ज़बरदस्ती ले लिया गया, और अगर ये बयान लिया गया तो ये वो कानूनी तकाज़े पूरे नहीं करता जिसको हम अगवाली बयान समझे, तो इसलिए इसके अपने मर्जी से नहीं दिया, तो जो देने वाले बयान देने वाला है फिर उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसकी तो पहले इन्होंने कस्टडी में रख लिया था, इनका केस भी हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग था, तो ये तो है कि ये तक उम्मीद की जा सकती है कि उसको छोड़ दे। लेकिन अगर उसको छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ा जा सकता है। वो दो सूरतें होती हैं, वो जिसको वादमाब गवाह बनाया जाता है और उसके लिए स्टेटमेंट दी जाती है कि ये वादमाब गवाह हो गया। यूजुअली वो वादमाब गवाह रिहाई नहीं पाता जब तक जिसके खिलाफ उसने वादमाब गवाही दी उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं होता। अब ये ना बैरिस्टर के कोई दो माह से ज़्यादा ये रुपोश रहने के बाद इस बयान के साथ आए हैं। अब हमने ये भी देखा कि हालिया दिनों में जो ये इन्हीं 9 मई के हवाले से जिन पर इल्ज़ाम लगे, हमारे साबिक गवर्नर थे, इमरान इस्माइल थे, अली जैदी थे, और भी बेशुमार, खटक साहब को भी कुछ दिन पहले याद आया, फयाज, तो नाम कितने के लूँ, खैर ज़रूरी भी नहीं है लोग, तो उनको बाकायदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आगे सिर्फ बयान देते थे, आमतौर पर चले जाते थे। कुछ लोगों ने फिर बाद में अपना जारी भी रखा। तो क्या आज़म खान साहब भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया के सामने आएंगे, फेस करेंगे,
यानी इनको मज़ीद अगर उनको इसको बनाना पड़ा केस को साफ और शफाफ बनाने के लिए, क्योंकि आमतौर पर ऐसे बयानों को संजीदगी से नहीं लिया जाता कि अगर कोई आदमी लापता हो, गुमशुदा हो और अचानक लाए और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दे, तो कुछ ना कुछ तो ये ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कोशिशें करेंगे ना कि मीडिया के सामने लाएं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जाकर आजम खान यही बयान दे जो इन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने दिया। ये देखो, होना तो ऐसे चाहिए कि जो भी कोई स्टेटमेंट देता है वो खोल के दिया जाए। अगर आप किसी को 1 महीने बिठा करके रखते हो तो फिर जो भी स्टेटमेंट आप उससे ले ले, उसके आईनी कानूनी तो कोई हैसियत नहीं है, न उसकी अपनी ज़ात के खिलाफ न किसी और के खिलाफ। लेकिन अगर आपने उसको ज़बरदस्ती बयान ललवाया है तो अदालतों को ये ज़रूर देखना होगा कि ये तो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसका फ्री माइंड तो नहीं है, ये तो सारा कुछ किया जाता है। उसका तो जून से वो उनके फैमिली को भी नहीं पता था वो कहाँ है और केस पढ़ने गए और उसमें सरकार भी पेश होती रही है। तो ऐसी बंदे की कैसे स्टेटमेंट ली जा सकती है। एक और भी है बैरिस्टर, अगर मैं जैसे साइफर केस है, अगर मैं कुछ इतने यकीन से नहीं कह सकता कि पनामा कितना इससे मिलता जुलता था, या फिर डॉन लीग्स हमारे यहाँ आई और उस पर आपने देखा कि बड़ी कार्रवाइयाँ हुई पनामा में हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर गिलानी के ख़िलाफ़, फिर हमारे शरीफों के ख़िलाफ़। तो ये जो साइफर केस है, इसको एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से इसे गद्दारी के ज़िम्मे में लिया जाएगा, क्या सूरत होगी इस पर बैरिस्टर? देखिए, अगर जुर्म तो ऐसे है कि अगर आप इनकी सरकार के सीक्रेट्स को अगर कुछ कर देते हैं तो जुर्म तो बनता है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जुर्म बनने के लिए आपके एविडेंस होना चाहिए, जुर्म बनने के लिए उसके तदाबीर। जहां तक साइफर का ताल्लुक है तो साइफर तो एक हकीकत है, माना गया है, पहले कमेटियों ने भी कहा है। एक गवाह ये नहीं कह सकता कि वो आके कहा यह ड्रामा है और उन्होंने पॉलिटिकल मफाद के लिए इस्तेमाल किया, कि वो ये कह सकता है कि जो साइफर आया वो कहाँ पर है, लेकिन ये तो नहीं कह सकता कि ये एक ड्रामा और सियासी मुफाद के लिए, क्योंकि ये तो इसका एक ओपिनियन है, उस गवाह से आगे बढ़ करके जा रहा है। तो जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इस फोन को किसके लिए इस्तेमाल करता है, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है। लेकिन क्या अदालत या कोई भी प्रोसिक्यूशन ब्रांच या कोई भी जो देखेंगे वो इससे हट करके देखेंगे कि पहले क्या हुआ था, कमेटी ने क्या स्टेटमेंट दी, इवन मौजूदा गवर्नमेंट ने क्या स्टेटमेंट दे दी थी, क्या ये सब हकीकत बार बार जो प्रोसेस है इनसे नहीं गुजरा हुआ है? ये कोई नई बात तो नहीं है कि ये तो अभी उन्होंने स्टेटमेंट चेंज करवा दिया, अदरवाइज तो पहले जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटीज की मीटिंग्स है, काउंसिल की मीटिंग्स है, कैबिनेट की मिनट्स है, तो ये सारे झूठ पर मबनी हो तो सारे लोग शामिल थे। एक और है बैरिस्टर, मुझे नहीं पता नहीं आप कितने केसेस देख रहे हैं, कोई पहले 180 190 कहते हैं, शायद कहते हैं डबल सेंचुरी होने वाली है। तो ये मुकदमात मसलन 200 मुकदमात का पाकिस्तान की अदालतों में, वैसे ही आला अदालतों में 55,000 केसेस और छोटी अदालतों में मिलाएं तो लाखों के तादाद में केसेस हो रहे हैं। जिस रफ्तार से ये केसेस चल रहे हैं, तो ये भी अगर इलेक्शन भी करीब हैं तो ये 180 या 200 मुकदमे, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये मुकदमे कब शुरू होंगे तो चलेंगे कितने अर्से तक, चलने के बाद फिर एक में सज़ा हुई तो फिर दूसरे में सज़ा हुई तो तीसरे में सज़ा हुई, होगा क्या कुछ? मैं सॉरी दूसरे फिर मैं अपनी लाइल्मी का इजहार करूँगा, कम इल्मी का इजहार भी करूँगा। बैरिस्टर गौहर, ये आप सही फरमा रहे हैं, आप जो नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, हम इवन वकला और बैरिस्टर भी नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे कि ये कैसे हैं। इन्होंने कोई जुर्म नहीं जोड़ा, कोई वकुआ नहीं जोड़ा जिसमें खान साहब के ऊपर डाला नहीं है। 180 केसेस, अभी ऑलमोस्ट 200 के करीब जा रहे हैं, तो इतने केसेस कैसे बने और किन जुर्मों पे बने? और अदालतें भी ये कह रही हैं, वो भी सारे हैरान हैं कि किसी भी केस कहीं भी जुर्म हो जाता है। लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कोर्टों को देखना होगा वो ये कि क्या अगर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अपने पॉलिटिकल वर्करों को कहता है कि आप एक जुलूस निकालें और जुलूस में कुछ लोग मुश्तैल हो कुछ करते हैं, तो क्या हर पार्टी के लीडर के खिलाफ कार्रवाई होगी? और अगर ये असूल माना जाए तो कल गाड़ियों की जो कंपनीज है, दूसरी भी कंपनीज है, उस कंपनीज के जो एम्प्लॉइज कोई काम करे और वो अपने इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई काम करे और वो कोई जुर्म करे, तो वो क्या उनके जो डायरेक्टर और शेयर होल्डर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? ये इस तरह से एक्सपेंड करना, ये जिंदगी में मैंने फर्स्ट मर्तबा देखा, बल्कि हमें तो मिसाल भी नहीं बनती कि कहीं है। तो ये तो कहां पर ये एंड अप होगा? एंड अप तब होगा जब ये इनकम्बेंट हुकूमत जाएगी शायद।
शुक्रिया बैरिस्टर गौहर खान। बैरिस्टर गौहर खान कह रहे थे कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा। हर एक हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा हथियार के 2 माह से पहले तो लापता थे, गुमशुदा थे, हिरासत में थे, ये तो नहीं, लेकिन आज जब वो आए हैं तो मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने जो बयान रिकॉर्ड कराया है 164 के तहत, अभी तक शह सुर्खियों में है। अभी देखें कब तक शह सुर्खियों में रहेगा। और एक और बड़ा इशू, आज एक बार फिर IMF ने 1.2 बिलियन तो दे दिए, लेकिन उसके बाद उनको वो जो खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया था कि IMF और कितनी नाक रगड़वाएगा, तो नाक रगड़वाने का सिलसिला जारी है और हम पे जो पाबंदियाँ लगा रहे हैं इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और वो IMF का मुआहिदा हो गया, बड़ा जश्न मनाया गया, लेकिन वो जो खुद प्राइम मिनिस्टर की ज़बान में कहा गया था कि नाक रगड़वाने का सिलसिला जारी है, तो जी हाँ वो जारी है। ये कहा जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी मज़ीद सख्त की जाए, मालियाती खसारा कम करने के लिए सूबों को सरप्लस बजट देना होगा। फिर ये भी कहा जाता है कि इस हद तक कहते हैं कि डॉलर के ओपन और इंटर बैंक मार्केट रेट में 1.2 रुपए का फ़र्क हो। जी हाँ, ये भी कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे होते क्या होता है। साथ साथ एक बहुत बड़ा कतगन ये भी लगाया है कि तनख्वाहें और पेंशन अखराजात कम करने होंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान के जो सरकारी मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाहें महंगाई के एतबार से कितने हैं वो भी आपको इल्म है, पेंशनें क्या हैं वो भी हैं। इसको भी कहते हैं कि ये कम की जाएं और इस बात का पाबंद किया गया है कि 3 साल में 87 अरब डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार होगी। आप देखें, इसके अलावा एक बड़ी तवील फहरिस्त है IMF की, जिसमें वो हमसे मुतालबा कर रहे हैं, बल्कि डिक्टेट कर रहे हैं। हमारे साथ शाहिद अली हबीब साहब मौजूद हैं, आरिफ हबीब के CEO हैं। और शुक्रिया शाहिद भाई। अगर मैं आम फाहम में ये कहूँ कि IMF का मुआहिदा तो हो गया, लेकिन नाक रगड़वाने का सिलसिला उनका जारी है, यानी 1.2 अरब के बाद देने के बाद जो मईशत है वो आपके सामने है, तो कितनी नाक रगड़वाएंगे ये शाहिद हबीब साहब? मुजाहिद भाई, जब आपका डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन हो ना, जब आपकी 25 बिलियन डॉलर की साल की पेमेंट हो और आपके पास 3.5 बिलियन डॉलर जेब में हो, ठीक है ना, जो कि 1 महीने का इंपोर्ट भी ना हो, तो फिर जाहिर है ये सिचुएशन होती है। और ये सिचुएशन मुझे तो लगता है कि ये जो डील हुई है बहुत अच्छी डील हो गई है और ये इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब ने जो रिलेशनशिप यूज़ करी और जो बार बार एक कमिटमेंट दिया कि हम इस दफ़ा जो है जो भी शराइत होंगी वो मानेंगे, तो वो तो हमें हमेशा जब भी शराइत आप माने तो वो तो आपको कमिटमेंट पूरा ही करना होता है। तो मेरे ख्याल से ये जो नाक रगड़ने वाली बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसको बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत ही कमिटमेंट के साथ सब चीज़ों को करना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क के मफाद में है। बिकॉज अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अगर आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से अगर आप पूछें, अच्छे इकोनॉमिस्ट से पूछें, मैं इतना अच्छा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर आप अच्छे इकोनॉमिस्ट से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि ये बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। अगर आपका इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, शाहिद साहब, आपकी अगर हम मान भी लें कि जो अच्छी टू भी टर्मिनोलॉजी में आप कह लें कि होंगी, लेकिन आम आदमी ये कि पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत से उसे क्या फ़ायदा पहुंचेगा? बिजली जो 24 रुपये थी वो 29 रुपये उसकी हो जाएगी। आटे का जो 20 किलो का गालिबन थैला था वो 2200 से लेकर 3000 रुपये पहुँच जाएगा। पेट्रोल में कोई कमी नहीं आई, डॉलर दोबारा वापस आ गया। कोई अशियाए ज़रूरत उठा लें, गैस मिल नहीं रही है। मैं कहाँ से आपसे कहूँ, और बज़ाहिर ऐसा भी नहीं लगता कि आपकी जो है वो कोई नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बल्कि कमी आई है उसमें।
आपका जो है टेक्सटाइल वाले तो आज रो रहे थे कि जनाब बांग्लादेश इंडिया से कंपेयर करते हुए, तो मसला ये कि मुस्तकबिल में भी तो कोई हम ऐसी जमानत नहीं दे रहे हैं ना कि IMF से रिलीफ मिलने के बाद फौरी तौर पर ख़ासतौर पर गरीब आदमी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क आएगा। शाहिद हबीब साहब, उसको आप कन्विंस नहीं कर सकते, उसको तो आपने बताना है कि ये हमने हमारे करतूत हैं इतने सालों के इनएफिशिएंसी के कि जिसकी वजह से हम इसको भुगत रहे हैं, और ये वो बता इसलिए नहीं सकते कि उन्होंने हुकूमत करी है। सब लोगों ने अपने अपने दौर में हुकूमत करी, किसी ने सर्कुलर डेट को ख़त्म नहीं किया, किसी ने स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज के लॉसेस को ख़त्म नहीं किया, ठीक है ना, किसी ने विलिंगली जो है अपनी चीज़ों को हाउस इन ऑर्डर नहीं किया, किसी ने अपने खर्चे कम नहीं किए, किसी ने PSDP के जो पैसे हैं वो सही तरीके से यूज़ नहीं किए। तो ये जाहिर है वो किस तरीके से बताएंगे, वो तो ये बता ही नहीं सकते। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि गरीब लोग तो पिस गए हैं, वो तो बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस वो दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि इनडायरेक्टली उनकी हर चीज़ महंगी हो गई है, क्योंकि डिवैल्यूएशन भी हो गया। फूड हमारा जितना इन्फ्लेशन है वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, ठीक है ना। हमें पिछले साल कॉटन कितना इंपोर्ट करना पड़ गया, हमारा ये तो वीट की जो है हमारी वो बहुत अच्छी हो गई फसल, अदरवाइज जो है हम तो वो भी इससे पहले हमारा मसला हुआ था। तो कहने की बात ये है कि जो आम आवाम है इसके लिए तो डेफिनेटली जो है वो बहुत बुरा हुआ है, उसके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि IMF जो है इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा। वो तो ये कहेगा कि बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसी के थ्रू जो बहुत ही जो नीचे पुअर लोग हैं उनके लिए आप एक एलोकेशन कर दें, अदरवाइज जो है वो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, और आपने हर किसी ने अपना अपना जो है वो बर्डन लेना है। लेकिन शायद भाई ये भी तो है ना शाहिद साहब के जो इस वक्त सिचुएशन है हमारी, उसमें एक सियासी अदम इस्तेकाम, आपको इल्म है अगला महीना इलेक्शन ईयर है, महीने का होगा इलेक्शन का होगा। अब फिर ये होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन आएगा, डार साहब आए तो अपनी पॉलिसियाँ लेके, मुफ्ताल आए तो अपनी पॉलिसी लेके, स्टेट बैंक का गवर्नर क्या कौन आएगा, उन गवर्नर की और पॉलिसी, अभी मॉनेटरी पॉलिसियाँ उन्होंने जो उनकी मॉनिटरिंग का अलग अंदाज, फिर जो उन्होंने सूद लगाया उनका अपना। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म में तो नहीं देखेंगे ना IMF की रिलीफ को, बहुत ही शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म भी मैंने कहा कि अगर नवंबर में या अक्टूबर में गवर्नमेंट आएगी तो फिर आपको इल्म है कि हमारे यहाँ ये गवर्नमेंट, उनके फाइनेंशियल इक़्तिसादी मैनेजर क्या करते हैं, किस तरीके से खेलते हैं मईशत के अदाद-ओ-शुमार से। मुजाहिद भाई, आप मुझे ये बताएं कि अगर हम IMF का प्रोग्राम ना लेते तो हमारी क्या सिचुएशन होती। हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं कि अगर हम ना लेते तो हमारे पास पैसे, हमें हमारा किसी मल्टीलेटरल के साथ हमारा राब्ता नहीं रहता, हमें बायलेटरल लोन नहीं मिलता, हमें UAE सऊदीया से लोन नहीं मिलता, हो सकता है चाइना हमारी सपोर्ट करता, लेकिन इसके अलावा तो हमारे पास कुछ नहीं होता। तो अगर हम डिफ़ॉल्ट करते तो हमारा रुपी डॉलर पैरिटी कहाँ पहुँच जाती। आज जो ये 283, 84 पे इंटरबैंक है, वो अगर 350, 400, 450 हो जाती तो फिर क्या सिचुएशन होती। हम इंपोर्ट कैसे कर सकते, जो हम इंपोर्ट करते हैं हमने कौन सा, हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं कि हम कोई भी बगैर इंपोर्ट के हम जिंदा रह सकते हैं, हम तो जिंदा नहीं रह सकते। तो अगर ये सब चीजें अगर हो जाती तो हमारी क्या सिचुएशन होती। आप नहीं, लेकिन अगर आज के दिन तक सिचुएशन देखें तो वो क्या है। मसलन अभी ताज़ा खबर आपने देखी होगी कि इस साल 12 लाख नौजवान, और वो भी स्किल्ड इंजीनियर, डॉक्टर, ये छोड़ कर गए हैं। और दूसरी अब आप देखें कि ये इनको मेरिट पे जॉब नहीं मिलती होगी या बिल्कुल ही नहीं मिलती होगी। और फिर आप दूसरी अपनी अशराफिया देखें, अपने मिनिस्टर्स देखें, अपनी मिनिस्ट्रीज देखें, तो आपका फ्यूडल देखें, 2 लाख टैक्स देता है जनाब वो, और वो और ये जो आपके पास पैसे आ रहे हैं ताज सनतकार, वो आवाम को मुंतकिल कर देते हैं। मेरा सवाल ये है, इसीलिए है कि IMF ने रिलीफ दिया होगा गवर्नमेंट स्टेट को, लेकिन आवाम को तो रिलीफ नहीं मिल रहा ना उससे। वो तो या तो मुल्क छोड़ के भाग रहा है या महंगाई के तले पिस रहा है।
अपने ऊपर नहीं करते, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि ना एग्रीकल्चर पे लगता है, ना रिटेल होलसेलर पे लगता है, ये सारा का सारा उसी पे लग जाता है। जो 3.5 मिलियन जो हैं वो टैक्स फाइलर्स हैं उन पे लग जाता है, बिजनेसमैन पे लग जाता है, उनके टैक्सेस बढ़ा देते हैं, उन पे सुपर टैक्सेस लगाते हैं। ठीक है, आप लगाएं, कोई मसला नहीं है। अगर रिच लोग जो हैं वो अगर ज़्यादा टैक्स देते हैं उसमें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो लोग टैक्स नहीं देते उनको भी टैक्स नेट में लाएं। सारी की सारी एग्रीकल्चर की इनकम जो है वो अनटैक्सड है, ठीक है ना, वो इनडायरेक्टली टैक्स होती है लेकिन वो डायरेक्टली टैक्स नहीं बनता, तो उनको लेके आए। वो पता नहीं क्यों, मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में ये कब एहसास जो है वो होगा कि एग्रीकल्चर को भी लाना होगा हर सूरत में, और रिटेल और होलसेल को भी लाना होगा जो कि टैक्स के एम्बिट में ठीक है, शुक्रिया शाहिद हबीब साहब। आप काश के जो आप तजवीज़ और दे थे ये हमारे इस्लामाबाद की सरकार तक भी पहुँचे। और वैसे तो आपको इल्म है कि कोई तकरीबन 5,500 सियासी कारकुन, जिनमें 37 ख़वातीन भी जेलों में हैं, लेकिन हमारे साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी घरानों के चौधरी परवेज़ इलाही की जान नहीं छुट रही, एक के बाद दूसरी, और अब तो 30 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया है। गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। और गुजरात के चौधरी साबिक वज़ीर आला स्पीकर, लगता है कि हमारे चौधरी परवेज़ इलाही की जान छुटी नहीं रही, और तमाम केसों में ज़मानत के बाद बिल आखिर अब MPO जो एक बहुत ही काला कानून था भुट्टो साहब के ज़माने के तहत, उसके वजह से 30 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया है। और ज़रा चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ज़रा स्क्रीन पे देखिए, कहते हैं इनकी वजह से हमें नुक्से अमन का ख़तरा है। एक बार फिर देखिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, शायद वो को गाड़ी से उतरने में दिक्कत हो रही हो। इनसे जिस हुकूमत को ख़तरा होगा उससे अंदाज़ा लगाएं कि ये हुकूमत कितनी खौफज़दा, कितनी कमज़ोर और कितनी शफ़ाफ़ है। और वो भी इनके करीबी रिश्तेदार जिसके वज़ीर आला हैं हमारे मोहतरम, नाम लेने की क्या ज़रूरत है, भट्टी साहब, तो कहता हूँ आपके दोस्त हो, कहते हैं हाँ मेरे दोस्त हैं, बड़े फ़ख्र से कहते हैं। तो भट्टी साहब, ये जो ऐसा नहीं लगता आपको कि अब तो इलेक्शन का मंथ आ गया, पंजाब की निगरां हुकूमत परवेज़ इलाही साहब को गालिबन अपने मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामा जो बिछा रहे हैं पंजाब में, उसके लिए एक बड़ा ख़तरा समझती है, इसलिए MPO के तहत बंद कर दिया उन्हें? बहुत शुक्रिया बरेली साहब। मामला खतरा या ना खतरा की नहीं है, मामला यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को 6 केसेस में तो जमानतें मिल गई, लेकिन उनकी जो उन्होंने जमानत देनी है वो भी तक नहीं दे रहे। तो वो उनको आज भी जब वो उनका केस सामने आया तो जज ने बगैर सुने ही 12 अगस्त तक जो है उनका जो ऑर्डर था वो कर दिया है कि 12 अगस्त को उनको पेश किया जाए। और उनको वैसे भी 3 MPO जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर होता है उस पर DC साहब ने उनको जो है, DC साहिबा बल्कि कहें, उन्होंने उनको 1 माह के लिए नजरबंद कर दिया, जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर ऑर्डर में कहा गया कि वो नक्शे अमन के मुर्तकिब हो सकते हैं। अब उस पर हो सकते हैं या नहीं हो सकते ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो है वो फिलहाल 1 माह के लिए उनको नजरबंद किया 3 MPO के तहत। और रहा कि जी उनसे क्या खतरा हो सकता है, उनको फिलहाल ये है कि जी इनको जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें से किसी तरह बाहर रखा जाए। और उसमें ये है कि जाहिर है वो आप मेरे कहते हैं कि जी वो चीफ मिनिस्टर साहब मेरे दोस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि चीफ मिनिस्टर साहब भी मेरे दोस्त हैं और निगरान वज़ीर इत्तलात जो है वो मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं, लेकिन उनका इसमें हाथ नहीं है। उनसे जब बात हुई उन्होंने कहा जी कि जो फैसला अदलिया कर रही है हम अदलिया के फैसले, ये तो अदलिया का फैसला नहीं है। अदलिया ने तो भट्टी साहब तमाम केसों में उनको रिहा कर दिया। ये तो MPO जो है वो तो सूबे के वज़ीर आला का हक होता है जो जिसके तहत नज़रबंद करता है। ये भुट्टो साहब के ज़माने में मैंने कहा था ना, बाकायदा आईनी तरमीम आई थी कि 14 दिन के पहले था, उसको 30 दिन किया गया, बल्कि 90 दिन किया गया। लेकिन दूसरा सवाल ये कि चौधरी शुजात साहब ने बड़ी कोशिश की और कई बार मिले भी। आपका लगता है कि चौधरी शुजात तक साहब की भी पहुंच नहीं हो सकी और अपने वो उन्हें याद आया कि उनसे दादती हुई अपने रिश्तेदार, अपने खूनी रिश्तेदार, अपने सियासी दोस्त भाई कुछ भी कह ले, वो भी नाकाम हो गए? जी बिल्कुल, उसके लिए नाकाम हुए कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो चले मान गए, लेकिन चौधरी मोनिस इलाही जो है वो नहीं माने। उन्होंने बार बार
नहीं, चौधरी मोइन अली को छोड़ें, चौधरी शुजात साहब की भी कोशिशें कामयाब नहीं हुई। वो तो चले गए, वो तो स्पेन में चले मजे कर रहे हैं, आप कह दीजिए। नहीं, लंदन में लंदन आ गए, के स्पेन मौसम को पहले जिस तरह आज लाहौर का मौसम रंगीन है, वहाँ लंदन में तो रोज रंगीन होता है मौसम। लेकिन मामला ये है कि चौधरी शुजात साहब की कोशिशें बराबर साबित नहीं हो सकी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी, उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन चौधरी शाफे जो है, जो चीफ ऑफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का चीफ ऑर्गेनाइजर के करीब है, और उसके बाद जाहिर है जमात ही उनकी जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने ये कहा कि हमने पूरी कोशिश की मोनस को मनाने की, लेकिन मोनस साहब ने कहा कि जी सियासत अपनी अपनी इसमें मनाने का मामला नहीं है, तो पॉलिटिकल केस है ना। जैसे कि आपने कहा कि उन्हें आने वाले इलेक्शन में सबसे बड़ा खतरा समझती है केयर टेकर या जो भी शरीफ खानदान या उनकी हुकूमत, इसलिए चौधरी परवेज उनका टारगेट है। नहीं रवि साहब, मैंने नहीं कहा ये बात आपने कही, मैं सिर्फ उसको कह रहा हूँ जी कि उनको किसी तरह कोशिश की गई है कि इनको इलेक्शन प्रोसेस जो है, यानी इंतखाबी जो अमल जो भी हो, उससे दूर रखा जाए या उसे बाहर रखा जाए। जिस तरह सुनने में आ रहा है, पता नहीं अब करते क्या है हुकूमत वाले, केयर टेकर या बाकी भी जो है, वो जिस तरह जो तरीके इंसाफ है उसको बिल्कुल इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखने की काफी सारे इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, क्योंकि उसमें अगर एक बंदा नाअहल हो जाता है तो उसको वो किस तरह करेंगे। ठीक है, हमारे सज्जाद भट्टी साहब ब्यूरो चीफ साहब फरमा रहे थे कि जो इलेक्शन प्रोसेस है उससे दूर रखने के लिए ये MPO के तहत मजीद उन्हें 30 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया है, जिसे चैलेंज कर दिया गया है। इसके साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।